बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो है बाउंड्री वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली होता ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक मेरा मीडियम 1 है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम नंबर 2 के अंदर यानी कि एयर में या वैक्यूम के अंदर मौजूद है। अच्छा, अगर ये कंडक्टर नहीं हो, लेट सपोज ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो कोई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस मीडियम के अंदर भी होगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, और इस वैक्यूम या एयर के अंदर भी होगी। तो बेसिकली हम ओवरऑल बिहेवियर देखना चाहते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करती है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बिहेव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसी तरीके से हमें ये बात मालूम है कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। जब वो किसी मीडियम के साथ में टकराती है और फिर मीडियम से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है, जो भी होता है, उस वक्त भी हम ये देख रहे होते हैं कि इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, वो उस रीजन के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं। जो वेव ट्रांसमिट हो गई थोड़ी सी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मीडियम 1 में और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मीडियम 2 में किस तरीके से बिहेवियर उनका होता है। तो ये हमारी कॉमन डे में प्रैक्टिस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है हमें उसको एनालाइज करना होता है बिटवीन टू मीडियम्स। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो बाउंड्री होती है दो मीडियम्स के दरमियान, जो बाउंड्री है, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। लेकिन इसको देखने से पहले थोड़ा सा मुझे रिव्यू करवाना है एक दो प्रॉपर्टीज़ का, कि जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी थी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की देखी थी, उसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले यही चीज़ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कोई फ्री चार्जेस नहीं होते, बाउंड चार्जेस होते हैं। और जो बाउंड चार्जेस होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, वो फ्रीली कंडक्ट नहीं कर रहे होते, कंडक्शन में उनका कोई पार्ट नहीं होता। और जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो वो जो बाउंड चार्जेस हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ या तो रोटेट कर लेते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में हम ये कहते हैं कि उस मटेरियल के अंदर डायपोल्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं या अलाइन हो गए हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो मटेरियल पोलराइज्ड हो गया है, यानी कि उसकी भी अपनी आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, इस और पोलराइज्ड होने का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी है वो इसके अंदर कुछ ना कुछ हद तक स्टोर हो गई, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो भी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, ये जो फ्लक्स डेंसिटी होती है ये बढ़ जाती है पोलराइजेशन की वजह से डेफिनेटली। पहले जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं थी। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, जैसे कोई एक्सटर्नल फील्ड है और यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, इसकी कोई ना कोई फ्लक्स डेंसिटी है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर कोई भी मटेरियल रख दिया, उस मटेरियल को रखने से ये मटेरियल जो है वो पोलराइज हो गया, और पोलराइज होने की वजह से इसकी अपनी भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगी। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन सम एरियाज, फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है इन सम एरियाज। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इंड्यूस डायपोल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यस, बिल्कुल, इनकी अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो ये डायपोल इंड्यूस हो गए हैं। और जब पोलराइजेशन होती है तो पोलराइजेशन की वजह से वॉल्यूम इस मटेरियल के अंदर भी चार्जेस अलाइन होते हैं और सरफेस के ऊपर भी चार्जेस अलाइन होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था।
और हम उसकी वजह से मौजूद पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही है मटेरियल की, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आउटसाइड भी और इनसाइड भी। इसको भी मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया है। एक पॉइंट जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर मैंने नहीं बताया था, वो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बहुत ज़्यादा अगर हाई इलेक्ट्रिक ज़रूरत से ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रख देंगे तो वो कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, कंडक्टर का किस तरह से बन जाएगा? अगर मेरे पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ यानी एटम के साथ बाउंड हैं। अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा और ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। और इसको हम कहते हैं कि अब जो है ना ये ब्रेक डाउन हो गया है। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। इस ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर एनी इंसुलेटर कैन बिकम अ कंडक्टर। ठीक है, तो जिस तरह से हम ये देखते हैं कि क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स और ज़मीन के अंदर इतनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, लेट सपोज कि जो बीच का जो मटेरियल है विच इज़ एयर विच इज़ द इंसुलेटर, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इतनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आयनाइज हो जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइन की तरफ। यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो लेट सपोज ऊपर की तरफ मूव करेंगे और अगर पॉजिटिव आइंस हैं तो वो नीचे की तरफ मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम। तो इसी तरीके से जो है वो कोई और भी डाइलेक्ट्रिक अगर आप किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ कम टू अ प्रॉब्लम। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड की है, उसी के अंदर इसे प्रॉब्लम दी है मैंने। इसमें थोड़ा सा हम बिहेवियर देख लेते हैं कि मीडियम के अंदर पोलराइजेशन जो है वो किस तरीके से सॉरी पोलराइजेशन जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूलों के ज़रिए। यहाँ पर देखें, प्रॉब्लम दी हुई है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ electric field flux density and polarization, okay, for a dielectric material in which electric field is 0.15 millivolt per meter and susceptibility electric susceptibility is equal to 4.25। तो हमें जो है ना उस क्या क्या गिवन है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमें गिवन है, हमें डी मालूम करना है और पी मालूम करना है। तो हमें ये बात मालूम है कि जो डी मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ई। ठीक है, वैसे जो हम मीडियम के अंदर पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, ये पढ़ते थे हम वैक्यूम के अंदर। और मीडियम के अंदर हम पढ़ते थे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, और ये जो एप्सिलॉन होता है ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। और ये जो एप्सिलॉन आर है ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर कि ये 1 + chi e के बराबर होता है। दिस इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डी मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एप्सिलॉन आर की वैल्यू चाहिए होगी और एप्सिलॉन आर बराबर होता है काई प्लस 1 के। काई की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से हमने काई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और फिर जब एप्सिलॉन नॉट हमें गिवन होता है, एप्सिलॉन आर गिवन है, ई गिवन है, तो ई की वैल्यू जो है वो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब हमें एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन मालूम करनी है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो हमने ये बात अज्यूम कर ली कि ये लीनियर मटेरियल है और हम लीनियर मटेरियल्स के अंदर कहते हैं कि पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका फॉर्मूला होता है काई ई एप्सिलॉन नॉट ई। तो हम वहाँ से पोलराइजेशन भी जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, इसी तरीके से ये एक सेकंड प्रॉब्लम है, इसके अंदर कहा हुआ है कि फाइंड द पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल with epsilon r is equal to 2.8 if d is equal to this। ठीक है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन निकालने के लिए बोला हुआ है इन्होंने और d हमें गिवन है। तो जब अगर हमें d गिवन है तो हम वहाँ से जो है पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या है, पोलराइजेशन का फॉर्मूला है ये
एप्सिलॉन आर के ज़रिए जो है ना हम काई की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। काई की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें ई की वैल्यू चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें मालूम नहीं थी। ई की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके, अभी मैंने आपको बताया। ई यहाँ से निकाल लेंगे, जब ई पता चल गया और काई पता चल गया तो यहाँ से हम पोलराइजेशन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो है ना वो आप लोगों को बेसिकली इस लेक्चर के अंदर कवर करवाना चाह रही थी बाउंड्री वैल्यू, यानी कि बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। लेकिन ये एक दो प्रॉब्लम जो है वो मैंने पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करके उसके मुताबिक जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स भी करवा दिए हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर रह गए थे तो मैंने इसको अभी कवर करवा दिया है। अच्छा, मैं जो है अब आ रही हूँ दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ द बाउंड्री वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, इसको गौर से देखें। एक जनरल सी डायग्राम बनी हुई है यहाँ पर। इसमें दिखाया हुआ है कि जैसे ये मिसाल के तौर पे एक मटेरियल है मीडियम वन, जिसको इन्होंने कंडक्टर का नाम दिया हुआ है, और ये कोई दूसरा मटेरियल है विच इज़ द फ्री मीडियम। तो जनरली हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली क्या है। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यकीनन इसके कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी होती तो फिर इसके कंपोनेंट्स नहीं होते, वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर है इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो डी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको इस बाउंड्री के ऊपर देखना चाहती हूँ कि ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है किस तरीके से बिहेव करती है, तो मैंने एक जनरल डायग्राम बना दी, उसमें मैंने शो किया कि बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ना वो क्या है, वो ये है। और अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करूंगी तो एक कंपोनेंट मेरा ये बनेगा जो कि होगा पैरेलल टू द बाउंड्री, और एक कंपोनेंट ये होगा जो कि मेरा बनेगा परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। और ये जो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल है बाउंड्री से, इसको मैं टेंजेंट कंपोनेंट भी कह सकती हूँ। और जो ये मेरा वाला कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है बाउंड्री से, इसको मैं नॉर्मल कंपोनेंट भी कह सकती हूँ। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इस बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दी है कि अच्छा भाई ये कोई आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस डायरेक्शन के अंदर है ई। तो यकीनन चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम जब रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं। एक कंपोनेंट को मैंने टेंजेंट ई टेंजेंट कंपोनेंट का नाम दिया और एक को नॉर्मल का ई नॉर्मल का। और टेंजेंट कंपोनेंट किस लिहाज से, जो कि पैरेलल टू द बाउंड्री है, और ई नॉर्मल किस लिहाज से, जो कि परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें फोकस भी कर दी हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट ज़रूर होते हैं। तो हम जब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स करते हैं, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही होती है, तो जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो अब हम इस तरह से नहीं करते हैं कि एक्स वाई जेड हो गया या आर थीटा फाई हो गया या रॉ फाई जेड, बल्कि हम जो है दो हिस्सों में इसको रिजॉल्व करते हैं, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट को टेंजेंट कंपोनेंट भी कहते हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को नॉर्मल कंपोनेंट भी कहते हैं। और इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ई पैरेलल यानी दो पैरेलल लाइंस बना दी जाती हैं, और ई टेंजेंट यानी टी लगा दिया जस्ट, या फिर हम ई परपेंडिकुलर इस तरीके से शो करते हैं, या ई नॉर्मल। तो इसका मतलब यही होता है कि पैरेलल टू दी बाउंड्री, परपेंडिकुलर टू दी बाउंड्री। अच्छा, और ये कंपोनेंट किस तरीके से हमें हासिल करने होते हैं, ये कंपोनेंट हासिल करने होते हैं हमें, ई पैरेलल कंपोनेंट हमेशा इस वाले फॉर्मूले से आएगा। ये जो लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड लूप के अंदर जब हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो वो ज़ीरो होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि अ, किसी भी क्लोज लूप के अंदर जब आप लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो वो ज़ीरो होगा। और जब हमें नॉर्मल कंपोनेंट निकालना होता है तो हम ई डॉट डी एस यानी सरफेस इंटीग्रल करके निकालते हैं। ठीक है, ये फेमिलियर गॉसेस लॉ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखें, ये जो है ना टेंजेंट कंपोनेंट निकाला हुआ है, तो एक क्लोज लूप हमें लेनी पड़ेगी, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के अंदर हम जो है वो टेंजेंट कंपोनेंट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गॉसेस लॉ के लिए हमें एक क्लोज सरफेस एरिया बनाना पड़ेगा, इस तरीके से जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है।
अच्छा, लेकिन ये काम बहुत सारे लोग कर चुके हैं और हमेशा जो है वो एक ही रिजल्ट आया है, और इसको जो है ना वो हम लोगों ने फॉर्मुलेट कर दिया यहाँ पर। वो क्या रिजल्ट है? वो ये रिजल्ट है कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो ये देखा गया कि टेंजेंट कंपोनेंट जो होता है एक मीडियम का, अच्छा एक चीज मैं और थोड़ा सा लिख दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी भी मीडियम में अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसका टेंजेंट कंपोनेंट भी होगा और उसका नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा। ओके, और इसी तरीके से इसको मैं मीडियम वन में डिफाइन कर रही हूँ, और अगर इसी तरीके से मीडियम टू के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो अब उसका टेंजेंट कंपोनेंट भी होगा और उसका नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा। तो ये चीज़ें इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कभी जो है फर्स्ट मीडियम में नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंट कंपोनेंट दोनों होंगे, नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंट कंपोनेंट, और दूसरे मीडियम में भी इसका टेंजेंट कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट होगा। ये अब जहन में हमें रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स होंगे एक मीडियम में, दूसरे मीडियम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पैरामीटर्स ऑलवेज वी हैव टू डिटरमाइन। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक रूल है, वो रूल क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि जो आसानी से हमें हासिल हो सकती हैं चीज़ें, वो क्या क्या है। हमें ये बात एनालाइज कर करके मालूम हो गई है कि ये जो टेंजेंट कंपोनेंट होता है मीडियम वन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम अभी सिर्फ, वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंट कंपोनेंट के इन मीडियम टू। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि अगर इस मीडियम में इसकी वैल्यू, किसी क्वांटिटी की वैल्यू 2 यूनिट्स है, तो जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर गई तब भी वो 2 यूनिट्स ही रही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। तो हम कहते हैं कि चूंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, लिहाजा ये कंटिन्यूसली वही बिहेवियर रख रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट जो हैं बाउंड्री के ऊपर कंटिन्यूस होते हैं। बाउंड्री पे दोनों कंटिन्यूस होते हैं। कौन सी चीजें कंटिन्यूस होती हैं? टेंजेंट कंपोनेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, वो कंटिन्यूस होता है बाउंड्री के ऊपर। ये वाली जो सिचुएशन है, ये दिस इज मोर जनरल, इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि डी जो है ना, डी का जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूस होता है। इसको हम जो है वो यहाँ पर रख लेते हैं। अगर हम एज्यूम कर लें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़ीरो है, तो ये दोनों कंटिन्यूस हो जाएंगे और ये यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। अगर कंटिन्यूस भी हो सकते हैं और नॉन कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द सिग्मा। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं जो हमेशा हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। ये इक्वेशंस अब याद रखनी पड़ेंगी, ये फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे कि बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंट कंपोनेंट बराबर होते हैं और नॉर्मल कंपोनेंट का जो रिलेशनशिप होता है बाउंड्री के ऊपर वो ये होता है। और ये कंटिन्यूस भी हो सकता है अगर सिग्मा ज़ीरो हो जाए, और ये डिसकंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस भी हो सकता है अगर सिग्मा जो है वो कुछ हो। सिग्मा क्या चीज़ है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि बाउंड्री के ऊपर अगर कोई चार्जेस रखे हुए हैं तो उस सूरत में ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि सिग्मा है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जा रहे हैं और वहाँ पे कोई चार्जेस मौजूद नहीं है, तो फिर सिग्मा एस जो है वो ज़ीरो हो सकता है और ये कंटिन्यूस हो सकती है वैल्यू। तो खैर बहरहाल जनरली जो ये मैंने हाईलाइट किया है रेड बॉक्सेस से, ये दोनों इक्वेशंस जो है वो हमें याद रखनी होंगी। अच्छा, ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, दो तरह के जनरली केसेस जो है वो हमारे पास आते हैं। एक तो ये होता है कि हम या तो कंडक्टर से फ्री स्पेस के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर डाइलेक्ट्रिक में आ रहे होते हैं, या फिर हम वैक्यूम के अंदर आ रहे होते हैं। एक सिचुएशन तो ये होती है कि कंडक्टर होता है और उसके साथ साथ कोई दूसरा मीडियम होता है, या फिर ये सिचुएशन होती है कि दो डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास मीडियम के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनको हम जो है वो बारी बारी एनालाइज करते हैं कि इन दोनों सूरत हाल के अंदर क्या क्या किस तरीके से हम बाउंड्री वैल्यू को इवॉल्व करेंगे।
बाउंड्री वैल्यूज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको इवॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहला केस मैंने डिस्कस किया है कि पहला मीडियम जो है ना मेरे पास कंडक्टर है, और दूसरा मीडियम या तो वैक्यूम है या एयर है या डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, कंडक्टर को मैंने कह दिया है मीडियम नंबर 1 और डाइलेक्ट्रिक को मैंने कह दिया है मीडियम नंबर 2। अच्छा, ये जो है ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड, वो ज़ीरो होती है। यानी कि अगर मैं कंडक्टर में मीडियम 1 में मैं मौजूद हूँ, तो मीडियम 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट है और जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो दोनों के दोनों ज़ीरो होंगे, तभी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। सिमिलरली, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है मीडियम नंबर 1 में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि किसके बराबर होगी मीडियम नंबर 1 में, टेंजेंट कंपोनेंट प्लस नॉर्मल कंपोनेंट। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, इस फॉर्मूले के बराबर होती है। तो टेंजेंट ही जब ज़ीरो है, टेंजेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फ्लक्स डेंसिटी भी जो है वो क्या होगी, ज़ीरो। तो यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट भी ज़ीरो निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर के अंदर जब भी हमसे कहा जाएगा कि आप इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बताएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी ज़ीरो होंगे। और अगर हमसे कहा जा रहा है कि कंडक्टर के अंदर फ्लक्स डेंसिटी के कंपोनेंट्स बताएं, तो वो भी ज़ीरो निकलेंगे। लेकिन अब हम मालूम करना चाहते हैं कि अगर हमें कंपोनेंट्स हासिल करने हैं इसमें, वैक्यूम में, एयर में, डाइलेक्ट्रिक में, जिसको हम मीडियम 2 कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो वही जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमें ये बताती है कि टेंजेंट कंपोनेंट फर्स्ट मीडियम के अंदर और टेंजेंट कंपोनेंट सेकंड मीडियम के अंदर बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंट कंपोनेंट है मीडियम 2 में वो भी ज़ीरो है। ठीक है, और उसके अलावा जब हमें ये पता चल गया, तो हम टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी होगा वो भी क्या निकलेगा, ज़ीरो। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6 चीज़ें हमें पता चल गई। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन ये वाली होती है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट इन फर्स्ट मीडियम माइनस फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट इन सेकंड मीडियम इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो D1n के बारे में तो हमें पता है यहाँ से कि फर्स्ट मीडियम में तो सब कुछ ज़ीरो ही है, तो यहाँ से ये चीज़ ज़ीरो हो गई। जब ये चीज़ ज़ीरो हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का सेकंड कंपोनेंट हमारे पास बचा, विच इज़ माइनस सिग्मा। या अब जब हमें ये चीज़ पता चल गई, तो हम यहाँ से सेकंड मीडियम के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो विच इज़ इक्वल टू दिस वन। तो इसका मतलब है 7 और 8 पैरामीटर, यानी कि आठों के आठों पैरामीटर जो है वो हमने डिटरमाइन कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी के कंपोनेंट्स इन फर्स्ट मीडियम एंड इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास कंडक्टर हो और वैक्यूम एयर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, तो उस सूरत में हम किस तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन के अंदर क्या गिवन है हमें कि ये भी हमारे पास एक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये भी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इसकी जो परमिटिविटी है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसको मैं E1 का नाम दे रही हूँ, एप्सिलॉन 1, और मीडियम 2 के परमिटिविटी को एप्सिलॉन 2 का नाम दे रही हूँ, विच इज इक्वल टू दिस वन, विच इज इक्वल टू दिस वन। आर के साथ जो चीज़ लिखी हुई है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके,
अच्छा, सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे कि अगर इस तरह की 2 सिचुएशन 2 बाउंड्रीज़ के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फ़ील्ड पता करना हो उसका बिहेवियर, तो अगर हम एक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फ़ील्ड फाइंड आउट कर लें, तो उसका जो दूसरे मीडियम के अंदर हम आसानी से इलेक्ट्रिक फ़ील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज़ बाउंड्री कंडीशंस। तो अगर एक मीडियम में हमें उसका टेंजेंट कंपोनेंट पता हो, तो हम दूसरे मीडियम के अंदर बहुत आसानी से बता देंगे कि अच्छा भाई, उस दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट भी वही होता है। और ये जो रिलेशनशिप है, इसी को यूज़ करते हुए, जैसे यहाँ पे ET1 है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी फ्लक्स डेंसिटी डिवाइड बाय E1, फ्लक्स डेंसिटी डिवाइड बाय E2, ठीक है। और यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि जो टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी है वो सेम नहीं है, बल्कि उसमें कोई यहाँ का एक फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। ये तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूअस है, कि दोनों बराबर हैं, लेकिन टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज नॉट कंटिन्यूअस एट द बाउंड्री बिटवीन दी टू डाइलेक्ट्रिक, तो ये नॉन कंटिन्यूअस है। यहाँ से हमें 4 चीज़ें पता चल गई, 1 2 3 एंड 4, यानी सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता हो और एक कंपोनेंट हमें पता हो, तो हम दूसरे मीडियम में फ्लक्स डेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे दूसरी वाली, और दूसरी वाली जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, वो ये रही। अच्छा, अगर हमारे पास एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में आपको पता है फ्री सरफेस, फ्री कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो सरफेस के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे भाई डाइलेक्ट्रिक में तो कोई भी चार्जेस होते ही नहीं है, तो सरफेस डेंसिटी जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो उस वक्त हमारा ये नॉर्मल कंपोनेंट बराबर हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट के, इन यानी कि दोनों मीडियम के नॉर्मल कंपोनेंट्स बराबर हो जाएंगे। और हम इसी रिलेशनशिप के अंदर वैल्यू पुट करेंगे E1 और E2 ये वाली, और यहाँ से हम नॉर्मल कंपोनेंट्स भी डिटरमाइन कर लेंगे। और ये जो है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अब कंटिन्यूस हो गई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो अब मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस बात का यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया हुआ है कि अगर हमारे पास पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक होता है, तो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसके उसके सरफेस के ऊपर चार्ज होते हैं, ठीक है। और उसका सरफेस चार्ज हम किस तरह से निकालते हैं, P.N, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह की टर्म हमसे इस्तेमाल की जा रही है, फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक कहा जा रहा है या पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक कहा जा रहा है। उस लिहाज से हम ये बाउंड्री कंडीशंस जो है अप्लाई करेंगे। ये इसके न्यूमेरिकल्स अभी हम करते हैं तो हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो है यहाँ पर मैंने बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस किया था, और इसके जनरल फार्मूला यहाँ लिखा है मैंने अब, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल हमें पता करनी है, तो बाज़ दफ़ा हमें जो है ना वो थीटा पता होता है मीडियम 1, और वो ट्रांसमिट करके जा रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मीडियम के अंदर हमें जो है ना वो थीटा 1 पता होता है, और ये परमिटिविटीज़ हमें मालूम होती हैं। तो हम उसकी मदद से भी, उस थीटा की मदद से भी इलेक्ट्र फ्लक्स डेंसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना प्रॉब्लम अभी आगे चलकर आएगी तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। ज़रूरी भी नहीं है कि ये वाले आप फॉर्मूले यूज़ करें, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। जो बाउंड्री कंडीशंस अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए ये वाले फॉर्मूले ड्राइव किए गए हैं। तो ये या तो ये याद भी रख लें, या याद रख नहीं रख सकते हैं तो ऊपर वाली जो 2 बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको याद रख लें। अच्छा, एक प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। इस प्रॉब्लम के अंदर हम इसको रीड करते हैं कि क्या गिवन है। एक रीजन है y इज लेस देन 0, और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक, उसको उन्होंने मीडियम नंबर 1 का नाम दिया है, जिसका इन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताया हुआ है 2। ओके, and the region y is greater than 0 contains a dielectric material for which the dielectric constant is 4. ओके, अच्छा, ये परमिटिविटीज हमें गिवन नहीं है। अब परमिटिविटी जो होती है E1 वो बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके।
परमिटिविटी जो बराबर होती है वो ई नॉट और ई आर टू के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो है ना, इस बात को जहन में रखें कि ये दीज आर दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ जस्ट दी रेशो। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये बराबर होता है 1 प्लस काई के। काई इज ऑल्सो अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एनीवेज, तो अब हमें इन्होंने दो रीजन डिफाइन कर दिए हैं। ये मीडियम 1 है, वाई इज लेस देन 0, और ये जो है मीडियम 2 है, मीडियम 2 है ये, वाई इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम बनी भी है, ओके। ये डायग्राम हमें बनी भी मिली है। यानी अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई ये ओरिजन होगा, इससे हम इधर जाएंगे तो मीडियम 2 शुरू हो जाएगा, और इससे हम इधर जाएंगे तो मीडियम 1 शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है ये एक्स और जेड प्लेन जो है वो बाउंड्री है। इस डायग्राम से हमें अंदाजा हो रहा है कि बाउंड्री जो है मटेरियल्स की, डाइलेक्ट्रिक्स की, वो एक्स और जेड प्लेन के अंदर लाई कर रही है। अच्छा, अब जनाब हमसे कह रहे हैं कि फाइंड, ये अगर एक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये गिवन है आपको, तो आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम नंबर 2 में क्या है। और इसी तरीके से आप ये बताइए कि मीडियम नंबर 2 के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमें ये कहती है कि जो टेंजेंट कंपोनेंट होता है, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट होता है मीडियम 1 में, बाउंड्री के साथ जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है बाउंड्री के साथ में पैरेलल कंपोनेंट मीडियम 2 के, यानी कि ई पैरेलल इन 1 इज इक्वल टू ई पैरेलल इन 2। तो ये जो बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है, एक्स और जेड कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंड्री कंडीशन में पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगी तो उसमें मुझे पता चल रहा है कि ये जो एक्स कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है, ये वाले दोनों कंपोनेंट जो हैं ये टेंजेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी पैरेलल टू दी बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं। तो मैं कह मुझे यहाँ से पता चल गया कि दिस इज दी टेंजेंट कंपोनेंट -3.0 ax, ठीक है। और ये वाला भी टेंजेंट कंपोनेंट है, तो ये ई टेंजेंट 1 है, और ई टेंजेंट 1 बराबर है ई टेंजेंट 2 के। तो अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पता चल गई, ठीक। तो पहली बाउंड्री कंडीशन मैंने अप्लाई की यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से क्या होगा, अब जो है मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करूंगी। सेकंड बाउंड्री कंडीशन चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक है तो मुझे पता है D1n माइनस D2n इज इक्वल टू सिग्मा होता है, और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के अंदर सिग्मा जो है वो 0 है। तो D1n जो है D2n के बराबर हो जाएगा। D1n इज इक्वल टू D2n, ये बराबर हो जाएगा। और D1n किसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें R1 है ये, R2 है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम नॉर्मल कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। नॉर्मल कंपोनेंट इन मीडियम 2 बराबर है ER1 अपॉन ER2 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम नंबर 1। और वो हमें मालूम है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये प्लेन है, इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब है नॉर्मल कंपोनेंट मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है 5। यहाँ पे मैंने 5 AY लिख दिया। ER1 2 और ER2 4 गिवन है हमें, यहाँ से वैल्यूज जो है हमने डिटरमाइन कर ली। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट हमें पता चल गया मीडियम 2 में, वो कितना निकल रहा है 2.5। और इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कंपोनेंट हमें पता चल गया कि वो क्या है -3.0 और -7.0, -3.0 और -7.0 AZ, ठीक है। ये नॉर्मल टेंजेंट कंपोनेंट था मीडियम 2 में, और ये नॉर्मल कंपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम 2 के अंदर मेरे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी, टेंजेंट कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट। और ये आ गया मेरे पास -3.0 AX प्लस 2.5 AY -7.0 AZ। अच्छा, दूसरा हमसे कहा हुआ था कि आपने ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है मीडियम 2 में, बल्कि हमें फ्लक्स डेंसिटी भी निकालनी है।
तो फ्लक्स डेंसिटी जब एक दफ़ा हमें मीडियम टू में ये पता चल गई तो फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशनशिप होता है, D2 बराबर होता है E2 एंड E2, एप्सिलॉन 2 एंड E2। तो आपने क्या करना है कि एप्सिलॉन की जगह पर E0, ER2 और E2, ये यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से और एप्सिलॉन R2 से, तो यहाँ से जो है ना वो आपको D2 पता चल जाएगा। तो ये भी चीज़ हमारे पास निकल कर आ गई, ये भी चीज़। तो जस्ट हमने बाउंड्री, दोनों बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई की, और दो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने से हमें 8 पैरामीटर पता चल जाते हैं। जो 8 कोई एक आध वैल्यूज जो है वो हमें पता हो, दो वैल्यूज हमें पता हो एक मीडियम के अंदर, तो हम जो है वो दूसरे मीडियम के अंदर वैल्यूज आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। 8 पैरामीटर्स इवॉल्व हो जाते हैं आराम से। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक और प्रॉब्लम है इसमें, पढ़ते हैं इसको, क्या गिवन है, क्या पूछ रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम E1 ऑफ एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू 7, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम 1 का 7 है, passes into a medium 2 of epsilon R2 is equal to 2। इसका मतलब है दोनों मीडियम हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हैं, और जाहिर है कि डाइलेक्ट्रिक हैं तो, और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 होगी। व्हेन द फील्ड E मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी अब हमें इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में नहीं दी हुई है, बल्कि अब हमें उसको कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, E मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड जो है ना हमें गिवन है E का। व्हेन द फील्ड E मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर बताया हुआ, विद द एक्सिस नॉर्मल टू द बाउंड्री लाइन, और ये जो बाउंड्री है दोनों मीडियम के दरमियान, सॉरी ये यस, ये जो बाउंड्री है ये बेसिकली कैसी बाउंड्री है, यहाँ पर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। ये है, ठीक है, ये है मीडियम 1, ठीक है, और ये वाला जो है मीडियम 2 है जो कि इधर है। तो अब यहाँ पर जिस तरह से दिखाया हुआ है कि ये जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वो किससे बन रहा है, एक एक्सिस से जो कि नॉर्मल है टू दी बाउंड्री लाइन। इन दोनों मीडियम्स की जो बाउंड्री लाइन है उसके साथ उसका जो नॉर्मल है, ठीक है, उसके उसके साथ जो है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आपको समझ में ना आए तो डायग्राम जो है ना ये बुक के अंदर ही से मैंने उठाई है, तो जिस तरह से डायग्राम बनी हो तो वहां से हमें वैसे भी डिस्क्रिप्शन पता चल जाती है। ठीक है, डायग्राम से पता चल जाती है अगर हमें पढ़ के समझ ना आए तो। फाइंड द एंगल मेड बाय द फील्ड विद द नॉर्मल इन मीडियम नंबर 2। तो अब हमसे क्या कह रहे हैं कि मीडियम नंबर 2 के अंदर जो एंगल है वो आपने फाइंड आउट करना है कि वो क्या है। तो अब देखें यहाँ पर हम एंगल भी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमें ये बाउंड्री वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टी है ये मालूम हो कि बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किस तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हम जो है ना वो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ई पैरेलल इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू ई पैरेलल इन सेकंड मीडियम, यानी टेंजेंट कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। ई टेंजेंट 1 इज इक्वल टू ई टेंजेंट 2। तो ये जो हमारी बाउंड्री है ना, ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो अपना बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे ई के लिए। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये भी हमें थोड़ी ट्रिक से अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कैसे, गौर से यहाँ पर देखते हैं। ये अगर मैं ट्राइंगल को गौर से देखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट है, बाउंड्री से नॉर्मल कंपोनेंट, और बाउंड्री का पैरेलल कंपोनेंट यानी कि ये वाला टेंजेंट कंपोनेंट है ये यहाँ पर। तो टेंजेंट कंपोनेंट ये वाला है परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर, और नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा वाला है, बेस। ये बेस है और ये
परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर देखूँ तो टेंजेंट थीटा 1 मेरे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, टेंजेंट 1 इन मीडियम 1 इन नॉर्मल कंपोनेंट 1। यहाँ पे मैं टेंजेंट की जगह पर टेंजेंट 60 लिख देती हूँ, और ये जो है ना, मैंने इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से मैं दूसरे मीडियम के अंदर भी यही चीज़ अप्लाई करूंगी कि टेंजेंट थीटा 2 मेरे पास किसके बराबर होगा, ई टेंजेंट 2 डिवाइडेड बाय ई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ 2। और मैंने यहाँ से ई टेंजेंट 2 की भी वैल्यू निकाल दी। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ई पैरेलल कंपोनेंट इन वन मीडियम इज इक्वल टू ई पैरेलल कंपोनेंट इन सेकंड मीडियम। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद चूंकि मुझे यहाँ से ये, हाँ, अब ये क्या चीजें हैं, ये है ई नॉर्मल कंपोनेंट इन वन मीडियम, नॉर्मल कंपोनेंट इन टू मीडियम। ये चीज मुझे जो है वो अब मालूम ही नहीं है। अब ये मैं कैसे मालूम करूं, इसको मालूम करने के लिए इसको मैंने अभी यहीं छोड़ा, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, और मैंने सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई की। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो आपको पता है कि अगर परफेक्ट कंडक्टर हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 हो जाती है। ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। नॉर्मल कंपोनेंट्स दोनों मीडियम के अंदर, यहाँ से आप वैल्यू पुट अप करें, ये है ER1 और ये है ER2, ठीक है। दिस इज ER2 ER1। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ई नॉर्मल कंपोनेंट इन फर्स्ट मीडियम, नॉर्मल कंपोनेंट इन सेकंड मीडियम का जो रेशियो बराबर है वो किस रेशियो के बराबर है, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ इसकी वैल्यू पुट अप कर दूंगी। मीडियम 2 के अंदर वैल्यू थी 2 और मीडियम 1 में 7 थी आई थिंक, पर देखती हूँ, यस 2 थी और मीडियम 1 में 7। यहाँ पे मैंने पुट अप किया। पुट अप करने के बाद ये जो टेंजेंट थीटा 2 है, यहाँ से मैंने वैल्यू जो है इसकी डिटरमाइन कर ली, विच इज थीटा 2 इज इक्वल टू 26.4। तो यहाँ हमें एक नई चीज़ पता चली कि हम जो है इन बाउंड्री कंडीशन के ज़रिए मैग्नीट्यूड जो है किस चीज़ का, एंगल का मैग्नीट्यूड भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एक मीडियम के अंदर मुझे एंगल गिवन है तो दूसरे मीडियम के अंदर भी मैं एंगल डिटरमाइन कर सकती हूँ। यहाँ मैंने इन 2-3 प्रॉब्लम्स बाउंड्री वैल्यू की कवर की हैं, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एक मीडियम के अंदर डिटरमाइन कर रहे हों, बल्कि बहुत सारे मीडियम्स से हमें बहुत सारे मीडियम्स हमारे सिस्टम के अंदर एक मौजूद होते हैं। एयर भी उसमें आ जाती है, कभी कंडक्टर भी उसमें रखा हुआ होता है, कभी डाइलेक्ट्रिक भी उसके अंदर रखा हुआ होता है, तो बहुत सारे मीडियम्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो इन फॉर्मूलों के ज़रिए हम, अगर एक मीडियम में हमें वैल्यू पता है तो दूसरे मीडियम में आसानी से एवोलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।